हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मेक इट इजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान भूगोल का सेक्शन कवर कर रहे थे, उसमें हमने 3 लेक्चर लिए और 2 टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक, जिसमें भौतिक विभाजन है पहला, और इनिशियल वाला जो टॉपिक था स्थिति और विस्तार उसको कवर किया। भौतिक विभाजन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। इसके बाद में जो राजस्थान का भूगोल है उसमें तीसरा चैप्टर आता है राजस्थान में मिट्टियां। आपके 5th नंबर का टॉपिक है, मृदा करके लिखा हुआ है 5th नंबर का राजस्थान भूगोल में। वहां से हम ले रहे हैं टॉपिक राजस्थान में मिट्टियां। ठीक है, तो आज का टॉपिक राजस्थान भूगोल के सेक्शन से मिट्टियां। अच्छा, ये जो पिछली कक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि विंध्य पर्वत श्रेणियां को विस्तार बताना था आपको राजस्थान में, तो ये तो डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ था जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वर्ड और बताया था आपको कि रणथंबोर है, वहां पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं वो दोनों मिलती हैं, तो इससे रिलेटेड टर्म थी। और ये तो डायरेक्ट था कि मुकुंदरा की पहाड़ियां जो विंध्य पर्वत श्रेणियां उनको विस्तार है। जो एमपी की विंध्य पर्वत श्रेणियां उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? कोटा झालावाड़ के अंदर। एक आपको बताया था मैंने राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स के बारे में, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान भी बताया था। उसके लिए मैंने बोला था कोटा और चित्तौड़गढ़ याद रखना है उसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में मिट्टियां। कौन कौन सी मिट्टियां राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन श्योर सर्टेन मान के चलो। देखो, आपका थोड़ा मैं बेसिक आइडिया बता दूं कि आपको 40 मार्क्स का सेक्शन है और आपके टॉपिक भी 40 दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठेगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है कि आप मान के चलो कि 16 में से वो 20 क्वेश्चन उठा देगा। 16 टॉपिक जो दिए हुए उनमें से 20 क्वेश्चन उठा देगा। और राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म आएंगे 2 क्वेश्चन। और राजस्थान की मिट्टियां हैं, शॉर्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन श्योर सर्टेन आता है। एकदम समरी फॉर्म में करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो बेसिक जानकारी बताता हूं पहले मिट्टियों के बारे में कि आपको टॉपिक से आउटर पूछ लेता है, प्रस्तावना में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि मिट्टियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट लिखेगा मृदा विज्ञान, लिखेगा ही नहीं आपको। मृदा विज्ञान लिखते ही तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, ये लिखेगा ही नहीं आपको। ये वाला वर्ड लिख देगा, पेडोलॉजी लिख देगा, अब उसमें पता चलेगा नहीं, मृदा विज्ञान नहीं लिखेगा। तो इस टर्म को याद रखना। ठीक है, विश्व मृदा दिवस ध्यान में रख सकते हैं कि 5 सितंबर। बेसिक जानकारी है इसका, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनसे कोई खास लिंक नहीं है, एज ए प्रस्तावना में आप मानकर चलो। अच्छा, अब राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बताता हूं मैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, किस वे के अंदर पढ़ेंगे इसको। मेनली आप ये मानो कि मैं आपको जनरल क्लासिफिकेशन बताऊंगा पहले। जो 11 डिवाइड्स हैं इसके पार्ट, मतलब कि 11 भागों में विभाजित किया गया है किस किस प्रकार की मिट्टियां। उसके बाद में वैज्ञानिक वर्गीकरण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में है, वहां से क्वेश्चन उठता है। अब वर्गीकरण किसी भी हिसाब से हो, लेकिन जैसलमेर की मिट्टी है जो रेतीली मिट्टी है, वो तो रेतीली ही रहेगी। अब वैज्ञानिक क्या बोल रहा है इसके बारे में वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप मानचित्र से याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एरिडीसोल और मरुस्थलीय मिट्टी एक ही है। लेकिन कब याद रह जाएगा? जब इन 11 को आप जो क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन अगर आपको याद रहता है तो ये आप कर पाओगे। अच्छा, इसके अलावा आप अगर बुकलेट से पढ़ते हो या ऐसे पढ़ते हो, आप सारा क्लासिफिकेशन कवर कर लेते हो। 11 आपने कवर किए, इसके बाद में आपने वैज्ञानिक वर्गीकरण कवर कर लिया। लेकिन आपको पूछ लेगा कि साइरोजेक्स मृदा कहाँ की है। अब ये कहाँ का वर्गीकरण है? ये जो राजस्थान का वर्गीकरण किया गया है, राजस्थान जो है उसमें वर्गीकरण किया गया, वो वर्गीकरण भी आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट। लास्ट के अंदर बताऊंगा आपको, जिप्सीफेरम के बारे में बताऊंगा, साइरोजेक्स के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ का जो राजस्थान जो है कृषि विभाग है उसका वर्गीकरण है, उसके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन जो जनरल क्लासिफिकेशन है वहाँ से राजस्थान का, कि राजस्थान में मिट्टियों के रंग और गठन के आधार, उपजाऊपन के आधार पर इनको 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग, मैं पहला शुरू कर रहा हूँ यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश से, मरुस्थल वाली मिट्टी से शुरू करेंगे और लास्ट में जो हाड़ौती प्रदेश वाली मिट्टियाँ हैं वहाँ तक चलेंगे। तो पहली बता रहा हूँ रेगिस्तान की मिट्टियाँ, मरुस्थलीय मिट्टियाँ। अब मरुस्थलीय मिट्टियों को भी क्या है, इसमें पहली होती है बालू मिट्टी। बालू में भी रेतीली बालू जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका क्या है, रेतीली मिट्टी का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है बारिश की मात्रा है वो कम होती है। रेगिस्तान में बारिश कम होती है तो मृदा का गठन भी उसी के अनुसार जो है वो ढल जाता है। किस हिसाब से देखना, पॉइंट देखना, मोटे कण
अच्छा, मोटे कण है तो उनकी जो वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी है, जो उनको पानी ग्रहण करने की क्षमता है, वो कम होती है मोटे कणों के अंदर। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, हाँ, हाड़ौती का पठार तक जाएंगे तो मिट्टी के कण बारीक होंगे वहां पर, देखना आप कि हाँ मोटे कण है। किन किन के इनके जो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ हैं, तत्व कौन कौन से हैं, उनकी कमी है, किसकी प्रधानता है, वो ध्यान में रखना है। इनकी तो कमी है, इन दोनों की प्रधानता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के अंदर। किसमें? जो रेतीली बलुई मृदा कहीं पर भी है, उन दोनों में ये सेम जो होंगे कि नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की तो कमी होगी, और जो आप कैल्शियम फॉस्फेट है उनकी अधिकता होगी, जहां पर भी रेतीली बलुई मृदा है। अच्छा, पीएच की अधिकता होती है। पीएच क्या होती है? पीएच क्या होती है? पोटेंशियल आयन होते हैं। पोटेंशियल आयन होते हैं हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब H प्लस आयन कितना है, ये आपको जो ब्रेनस्टर्न लोरी अवधारणा है और लेविस अवधारणा है उसके अंदर बताया जाता है, आपको साइंस के पोर्शन के अंदर। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, पीएच का जनरल मतलब भी बता देता हूँ, ध्यान रखना कि ये पीएच जो है, ये देखना, पीएच के बारे में बताता हूँ आपको मैं। पीएच का माजरा क्या है, देखो पीएच जो है ये 7 है। अब वो जल के केस में हो चाहे मृदा के केस में, दोनों एक ही चीज है कि 7 है तब तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, मतलब अम्लीय है, और 7 से ज्यादा है इसका मतलब ये बेसिक है, यहां पर एसिडिक है, और 7 पर न्यूट्रल है, 7 पर न्यूट्रल है। समझ में आया? पीएच वैल्यू एक पैरामीटर है, सिंपल सी बात है, एक पैरामीटर है, एक वैल्यू है डायरेक्ट। 7 है न्यूट्रल है, बिलो 7 है एसिडिक है, मोर देन 7 है बेसिक है। मतलब बेसिक मतलब क्षारीय, एसिडिक मतलब अम्लीय, न्यूट्रल मतलब उदासीन जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, अपना जो शरीर है उसमें HCl पाया जाता है, एसिडिक मीडियम पाया जाता है, जिससे शरीर में पाचन क्रिया होती है, सारा पढ़ा होगा आपने। अच्छा, किन किन जिलों के अंदर इसका विस्तार है? जो रेगिस्तानी जिले हैं, मरुस्थलीय जिले हैं, उनके अंदर विस्तार होगा। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, ये बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, अनूपगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, मतलब कुल मिला के मैंने बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क वाला, पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उन जिलों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। वहां पर ये जो है रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, रेतीली बलुई मृदा, ये भी 3 टाइप की होती है। रेतीली बलुई मृदा भी अपने आप में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो लाल रेतीली हो सकती है, खारी हो सकती है, पीली भूरी या स्टेपी मृदा हो सकती है। लाल रेतीली कौन सी है? जिसके अंदर जो जल सोखने की क्षमता है वो अन्य की अपेक्षा जो है वो ज्यादा कैपेसिटी रखती है। मतलब जैसे इन जनरल तो जो ये रेतीली मृदा है, मोटे कण होते हैं, जल की एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो इनमें भी मतलब ज्यादा कौन सी है वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी, तो लाल रेतीली मृदा है उसकी कंपेरेटिवली ज्यादा है, वैसे ज्यादा नहीं, कंपेरेटिवली ज्यादा है। खारी कौन सी है? खारी जहां पर लवणीय है, मतलब लूणी वाला क्षेत्र है, वहां वाली है। नागौर, डीडवाना मैंने इसके अंदर लिखा था, वो वाली मृदा है। कृषि संभव नहीं है, जो लवणीय मृदा होती है उसके अंदर कृषि संभव नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। अच्छा, ये पीली भूरी मृदा, इसके बारे में क्या रखना है कि इस मिट्टी में 3 से 4 फीट की जो गहराई है उस पर चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। मतलब कि आप जो ये स्टेपी मृदा है 3 से 4 फीट की गहराई पर जाओगे तो आपको कैल्शियम जो है, जो चूना है वो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो मिश्रित मृदा मिलेगी। दूसरा क्लासिफिकेशन जो 11 क्लासिफिकेशन है इसके अंदर दूसरा बता रहा हूँ कि भूरी रेतीली, ये रेतीली जो रेतीली बलुई है उसका प्रकार नहीं है, ये अलग टाइप है। भूरी रेतीली मृदा किस किस अलग नाम से जाना जाता है? आपको भूरी रेतीली ना बोल के आपको बोल देगा ग्रे पेंटेड है, जो ग्रे रंग की है, धूसर मरुस्थलीय है, या शिजोज्म मिट्टी, नाम याद रख लेना। ठीक है, फॉस्फेट तत्वों की अधिकता होती है इसके अंदर। पिछली वाली के आप अंदर मैंने बताया आपको कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में कि कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा है रेतीली बलुई के अंदर। इस वाली में कौन सी है? फॉस्फेट की अधिकता है। और मिट्टी की उर्वरकता जो है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण अधिक होती है, कंपेरेटिवली जो है ज़्यादा होती है, जो रेतीली बलुई के कंपेयर के अंदर जो भूरी वाली रेतीली मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बाद में आती है भूरी मृदा। भूरी मृदा कौन सी है? जो बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है। अच्छा, बनास बेसिन है क्या? कहाँ पर पाया जाता है बनास बेसिन? तो देखना, जहाँ पर बनास नदी बहती है, वैसे अफवाह तंत्र के अंदर आपको पूरा पढ़ाया जाता है, लेकिन बनास नदी ये यहाँ राजसमंद से, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है, ये राजसमंद से यहाँ से निकलती हुई बनास नदी ये जो एरिया के अंदर जा रही है, तो ये इसके आसपास का एरिया, इसके आसपास का एरिया जो भी है,
ये इधर ये बेसिन देख पा रहे हो आप, ये जो जिले हैं इन जिलों की बात कर रहा हूं मैं कि जहां पर बनास नदी बह रही है उसके आसपास वाला एरिया वो है बनास बेसिन। इन जो एरिया के अंदर, तो अब जिले याद रखने की जरूरत नहीं है कि बनास जहां से बह रही है उसके आसपास वाले एरिया मुख्यतः बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है। अरावली के पूर्व भाग में देखना, अरावली मैंने कहां बताया था आपको, अरावली यहां से आपका जो सिरोही वाला एरिया है, यहां से मैंने आपको बताया था, यहां से जो कम है, यहां से चौड़ाई ज्यादा है, यहां से लंबाई जो चौड़ाई ज्यादा है इधर से कम है। तो ये अरावली, अरावली का पश्चिमी एरिया कौन सा आ गया, अरावली का पश्चिमी एरिया आ गया इधर वाला, और ये वाला कौन सा आ गया, पूर्वी एरिया आ गया। अब चाहे अरावली के पूर्व में बोले या फिर बनास बेसिन में बोले, दोनों एक ही बात है क्या, दोनों एक ही बात है क्या, कि अरावली के पूर्व में बोले या बनास बेसिन बोले। मैप से तो क्लियर कर पा रहे हो ना, वरना ये डाटा याद नहीं होंगे, विदाउट मैप आपको याद ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरावली के पूर्व में और बनास में एक ही बात है क्या। ठीक है, समझ पा रहे हो यहां से। और कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त क्योंकि भाई बेसिन वाला एरिया है, तो मैंने बताया था आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश था, वहां पर आया था बनास बेसिन, और मैंने बोला था कि यहां पर जलोढ़ पाई जाती है और नवीन जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ भी कौन सी, नवीन जलोढ़, क्योंकि जलोढ़ मृदा है उसमें नवीन है, वो उपजाऊ होती है, और जो प्राचीन वाली है वो उसको बोलते हैं अनुपजाऊ, जो आपकी पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। मैंने आपको भौतिक जो विभाजन पढ़ाया था उसमें चर्चा की थी इस बारे में। तो ये वाली कृषि के लिए उपयुक्त है, क्यों, क्योंकि बनास नदी जहां से बह रही है वहां अभी भी फ्लो कर रही है, वो विलुप्त तो हुई नहीं है तोरावटी की तरह कि भाई वहां पर जो नदी बहा करती थी वो विलुप्त हो गई, ऐसे तो है नहीं। तो बनास बेसिन के अंदर जो नदियां फ्लो कर रही हैं, बनास बेसिन वाला एरिया है उसके अंदर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, चौथा प्रकार बता रहा हूं, जो 11 क्लासिफिकेशन है उसमें चौथा प्रकार बता रहा हूं। लाल रंग, जहां पर भी, इसी मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो जहां पर भी बोले कि मिट्टी लाल रंग की है, तो किस वजह से हुई लाल रंग की, वो लोह अयस्क के कारण लाल रंग की हुई है। जो Fe है उसके कारण मृदा का रंग लाल होता है। जहां पर भी मृदा का रंग लाल है तो किसकी वजह से है, आयरन की वजह से है। ठीक है, चीका, चीका को बोलते हैं जो प्रधान दोमट मिट्टी है उसको बोलते हैं चीका। दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और किन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से इन जो है लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ है। मूंगफली और कपास इन दोनों के लिए बेस्ट है। मूंगफली के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन करता है, कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो गुजरात करता है सबसे ज्यादा मूंगफली के अंदर। मूंगफली कपास के लिए ये जो लाल पीली वाली मृदा है वो सबसे उपयुक्त होती है। किन जिलों के अंदर पाई जाती है, जो पहाड़ी अरावली वाले एरिया हैं उनके आसपास वाले एरिया होंगे। लेकिन कौन कौन से जिले होंगे, सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, शाहपुर, टोंक, अजमेर और केकड़ी। इनका जो ये जिलों का विस्तार बता रहा हूं, ये जिले आपको याद नहीं रखने। जिले कौन से वाले याद रखने हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके जिले आपको याद रखने। ये बेसिक आइडिया के लिए है कि कौन सा वाला एरिया, कि यहां पर मैंने बताया हुआ कि आपको सवाई माधोपुर जो कोटा है उसके पास सवाई माधोपुर, सिरोही, ये सिरोही वाला नीचे वाला एरिया है, अजमेर केकड़ी वाला एरिया है, और टोंक, शाहपुरा इनके अंदर मतलब बिखरी हुई है, एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके जिले आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने। यहाँ लाल पीली मृदा के बारे में कि लाल पीली मृदा जो है उसमें कौन कौन सा अयस्क पाए जाते हैं, और जैसे मूंगफली कपास के लिए उपयुक्त है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। क्यों, क्योंकि जहां पर भी ये मृदा होगी वो रिलेट करेगी सेम पॉइंट्स को, कि वहां पर मूंगफली कपास होगी, वहां पर मृदा का रंग है वो आयरन की वजह से जो है लाल रंग का होगा, सेम पॉइंट्स मैच करेंगे। पांचवी है कछारी या जलोढ़ दोमट। अब जलोढ़ जहां पर आ गई वो मृदा तो उपजाऊ होगी होगी, क्यों, क्योंकि वो बेसिन का एरिया है, नदी घाटी का एरिया है, तो वो उपजाऊ मृदा तो होनी होनी है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है, और जो पूर्वी मैदानी भाग है उनके अंदर होगी है, क्योंकि जो मैदानी भाग है उनमें ही बेसिन बताए थे मैंने, 4 बेसिन बताए थे आपको। जो विभाजन था आपको भौतिक विभाजन कराया उसमें 4 भाग बताए, तो पूर्वी मैदानी भाग था उसमें बेसिन था। तो ये तो आप बाय डिफॉल्ट भी आप जो है गेस वर्क से भी कर लोगे। अच्छा, चूना, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस होता है मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो मृदा के अंदर आ जाती हैं, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं, कि वो मात्रा इसके अंदर कम है। किसके अंदर, जलोढ़ दोमट के अंदर। नेक्स्ट देखना कि काली या मध्यम या रेगुर, ये काली मृदा है, इसी का नाम है रेगुर। काली मृदा को ही बोलते हैं रेगुर मृदा। ठीक है, कहां पर पाई जाएगी, तो जो अति आर्द्र वाला एरिया है जलवायु के अंदर पढ़ाया जाएगा, जैसे शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है, आर्द्र है,
अति आर्द्र है। ये जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा जो जलवायु के अंदर, उसके बेसिस पर आप लगा सकते हो कि जहां पर अति आर्द्र वाला एरिया, अति आर्द्र वाला कौन सा है, जहां पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। देखना वर्षा की मात्रा मैंने बताया आपको, इधर से इस साइड जाते हैं तो वर्षा की मात्रा यहाँ 0 से 50 तक थी, और यहाँ पर कितनी 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक थी। तो ये वाला जो एरिया है दक्षिणी पूर्वी पठारी एरिया, ये अति आर्द्र एरिया है, और इधर वाला शुष्क एरिया है। तो जहां पर अति आर्द्र एरिया, यहां पर होगी रेतीली मृदा, और यहां पर कौन सी होगी, यहां पर काली मृदा होगी। ये जो एरिया है आड़ोती वाले एरिया है, यहां पर कौन सी होगी, काली या रेगुर मृदा होगी। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से बनी है एक काली मृदा, ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। कौन सी मृदा किस चट्टान के अपर्दन से बनी है, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट आपको पूछता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखना लाल लोमी मिट्टी, 7वां क्लासिफिकेशन, जो 11 जनरल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया उनमें 7वां पॉइंट है लाल लोमी। इसको लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं लाल लोमी को। ये किन चट्टानों के से बनी है, स्फटिकीय और जो है कायंत्रित चट्टानों है उनके निर्माण से। लोह की अधिकता मतलब Fe की अधिकता होती है, और कमी किन किन की होती है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कौन कौन सी फसलें यहाँ के लिए उपयुक्त है और प्रसार कहाँ कहाँ पर है। जो नीचे वाला एरिया है, वागड़ प्रदेश वाला एरिया है, वहां पर ये मृदा पाई जाती है लाल लोमी। लाल लोमी के बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है, डायरेक्ट इसी टाइप में पूछा है, वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा कि लाल बांसवाड़ा डूंगरपुर, मेरे को क्वेश्चन भी ध्यान में आ रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है। फिर ऐसे पूछा गया था कि लाल लोमी मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ था बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है। तो आपको ब्रॉडली देखा, जैसे आपको पूछा गंगानगर दे दिया, जैसलमेर लिख दिया यहाँ पे, जयपुर वाला एरिया या टोंक यहाँ पर दे दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर दे दिया, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई कौन सा वाला एरिया है, लाल लोमी का कौन सा एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि मिश्रित लाल व काली मिट्टी। अब लाल मृदा कौन सी, मैंने बताया कि पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर जो उदयपुर के आसपास वाला एरिया है वो लाल मृदा है, ठीक है। और काली मृदा कौन सी है, काली मृदा है जो हाड़ौती वाला प्रदेश है, वो आसपास का एरिया है हाड़ौती, और उसके आसपास जो एरिया है वहां पर है काली मृदा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वहां पर मिक्सर पाया जाएगा। जैसे मालवा के पठार में काली मिट्टी एवं दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया होगा, ये चित्तौड़गढ़ और इनके आसपास वाला एरिया, ये एरिया होगा जहां पर मिश्रित लाल और काली मृदा होगी। क्यों, क्योंकि इधर तो लाल है और उस वाली साइड काली मृदा है, तो इनका बीच वाला मिक्सर कहां पर होगा, इनकी बीच की जगह पर होगा, और तो कहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, आपको इनिशियल में भी मैंने लिखाया था लवणीय मृदा, ठीक है। कहाँ पर, लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में बालोतरा के बाद में वहाँ की मिट्टी की वजह से, क्यों मिट्टी के अंदर ये कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगी बातें, ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूँ कि बालोतरा, यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है बालोतरा, बालोतरा की मिट्टी लवणीय है, ठीक है। तो यहाँ जो अजमेर से नाग पहाड़ से जो पानी आता है, जो आपकी लूणी का पानी आता है, वो इस लवणीय मृदा के कांटेक्ट में आता है बालोतरा में, और वो पानी आगे फिर खारा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लवणीय है इस वजह से। तो लूणी नदी आपको डायरेक्ट पूछता है, लूणी नदी कहाँ के बाद में उसका पानी है वो खारा हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, वो रीजन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है आपको ध्यान में रखना है, इधर वाला एरिया जो लूणी बेसिन वाला एरिया है वो है, और जो साल्ट होंगे वही पाए जाएंगे कि सोडियम मैग्नीशियम ये वाले साल्ट हैं, तो जो नमक हैं वो पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। NaCl नहीं होता क्या, सोल्ट बोलते हैं ना जिसको, आप जो खाने का सोडा बोलता है ना, ये NaCl, तो ये Na+ और Cl- होता है ना, तो ये सोडियम, ठीक है, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये वाले जो साल्ट हैं वो पाए जाएंगे, लवण पाए जाएंगे, जिस वजह से मृदा का लवणीय होने से पानी भी वहाँ पर जो इंटर करेगा वो भी लवणीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, जो ये अरावली वाला एरिया जो है, इसका नीचे जो तलहटी वाला एरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ अभी है अरावली की उपत्यकाओं में, ये वर्ड काफ़ी भारी लिखा हुआ है, जैसे अरावली ये है, ये अरावली है, तो इसका जो नीचे वाला एरिया, यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पर पाई जाएगी। ये अरावली है, इसका नीचे वाला एरिया जो है, एक तो अधिपिका होती है और एक उपत्यका होती है। अधित होता है ऊपर वाला, उप होता है नीचे वाला, ठीक है।
भूरी लाल रंग की कंकरीली मृदा होती है और कृषि के लिए अनुपयुक्त है ये। कृषि के लिए लवणीय मृदा बताई थी एक, तो वो भी अनुपयुक्त है, और ये पर्वतीय मृदा है, ये भी अनुपयुक्त है। कहां पर मिलती है उसका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो मेजर क्लासिफिकेशन था वो हो गया अपना, कि कौन कौन सी मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। 10 क्लासिफिकेशन जो है जनरल क्लासिफिकेशन, और जो भारत के अंदर कृषि वैज्ञानिकों का वर्गीकरण किया गया वो 11 के अंदर, और 5 जो हैं वो किया गया है क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उनको द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में। तो 10 तो आपको जनरल क्लासिफिकेशन याद रख लेने हैं, ये 11 हैं, ये इन 11 को सारों को याद नहीं रखना, इनके अंदर जो 3 या 4 हैं वो ही याद रखेंगे हम। डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ से ही पूछता है, साइरोजेक्स पूछेगा, जिप्सीफेरम पूछेगा, साइरोजेक्स कहाँ पर पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो वो 11 डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये 10 जो हैं जनरल क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हमने देख लिया। अब देखना वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये कृषि का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, यहां से पूछता है आपको क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से आएगा। लेकिन इन 10 जो पार्ट्स बताए इनको इंटरकनेक्ट करूंगा वहां इन 5 से। देखना ये जो नाम लिखे हैं ना आगे, ये मैंने खुद से लिखे हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको आएगा एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फिसोल, इनसेप्टिसोल और वर्टिसोल, ये 5 नाम लिखे हुए आएंगे। अब इनसेप्टिसोल कौन सी वाली है, पीली भूरी वाली। कौन सी पीली भूरी वाली, जो जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर बताई वो पीली भूरी वाली। एरिडीसोल है कौन सी वाली, शुष्क रेतीली वाली, जो पहला बताया है शुष्क जो रेतीली मृदा है वो है एरिडीसोल वाली। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एरिडीसोल है, ये वाला जो रीजन है ना इसके अंदर है एरिडीसोल। कैसे पता लग जाएगा, क्योंकि यहां पर आगे लिख दिया मैंने जो एरिडीसोल के अंदर की शुष्क मिट्टी। अच्छा एल्फिसोल, एल्फिसोल कौन सी, जलोढ़, जलोढ़ कौन कहां पर होगी, जो मैदानी प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहां पर होगी, ठीक है। इनसेप्टिसोल ये आर्द्र मिट्टी, और वर्टिसोल ये काली मिट्टी। अच्छा इनसेप्टिसोल में दिक्कत आएगी, इनसेप्टिसोल कौन सी वाली है, लाल काली, लाल काली वाली, जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया 10 क्लासिफिकेशन, उनमें लाल काली वाली जो थी यहां पर इनसेप्टिसोल, लाल और काली। तो मैंने बोला था कि ये जो मिक्सर है, जो आपका एक तो हाड़ौती वाला एरिया है और अरावली का नीचे वाला जो एरिया है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वहां पर ये इनसेप्टिसोल है। अब इनका आपको जिले याद रखने पड़ेंगे। आपको पूछ लेगा कि सिरोही के अंदर कौन सी है, अब सिरोही के अंदर आपको जिले लिखे हुए होंगे तब तो आप बता दो कि इनसेप्टिसोल है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसके अंदर आप एंटीसोल करो या इनसेप्टिसोल करो। ये तो आप काट दोगे, शुष्क वाला काट दोगे, जलोढ़ काट दोगे, वर्टिसोल काट दोगे, इन दोनों के अंदर डाउट हो जाएगा आपको। तो ये जिले हैं जो लास्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से जिले के अंदर कौन सी पाई जाती है। अच्छा जनरली देखना, इनसेप्टिसोल कौन सी है, पीली भूरी। पीली भूरी कहां पर पाई जाएगी, ये जो रेतीला मरुस्थल है इसके नीचे वाला एरिया, मतलब अर्ध शुष्क वाला जो एरिया है उसके अंदर। ये यहां पर मैं देखो लिख देता हूं, ये पाई जाएगी अर्ध शुष्क वाले एरिया के अंदर, अर्ध शुष्क वाला एरिया है उसके अंदर पाई जाएगी। ये किस एरिया के अंदर, शुष्क एरिया के अंदर। इसीलिए आपको भौतिक विभाजन है वो पहले बताया था। ये वाले किस में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी। इनसेप्टिसोल किस में पाई जाएगी, इनसेप्टिसोल है पीली काली मृदा, पीली काली मृदा है वहां पर पाई जाएगी अरावली की उपत्ति का, और जो स्टार्टिंग है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार का जो स्टार्टिंग है उसके बीच वाले एरिया में पाई जाएगी इनसेप्टिसोल। वर्टिसोल कौन सी है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी वाली है, दक्षिणी पठारी, दक्षिणी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, आप बताओ कि हाड़ौती, हाड़ौती वाला एरिया है उसके अंदर ये पाई जाएगी। अब इंटरकनेक्ट हो रही हैं सारी चीजें, जलवायु, भौतिक विभाजन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आपका जो मैंने बताया आपको सोइल के बारे में 10 जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में, और ये आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण, चारों चीजें इंटरकनेक्ट कर रही हैं। इन एंटीसोल्स, एंटीसोल कौन सी, पीली भूरी, पीली भूरी कहां पर होगी, अर्ध शुष्क में, कहां पर बताया, भौतिक विभाजन के अंदर, ठीक है। एरिडीसोल कहां पर, शुष्क मिट्टी है, कहां पर पाई जाएगी, जो पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश बताया था भौतिक विभाजन में, वहां पर पाई जाएगी। एल्फिसोल कहां पर, जलोढ़ कहां पर पाई जाएगी, भौतिक विभाजन में, जहां मैंने मैदानी प्रदेश बताए जो बेसिन का एरिया वहां पर पाई जाएगी। इन सेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी है। देखो जो आपका जलवायु वर्गीकरण है उसको भी इसी हिसाब से बांटते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है ना कि रेतीली मृदा मरुस्थलीय भाग है, अर्ध शुष्क है, उसके बाद में पर्वतीय है, मैदानी है और पठारी है। उसी हिसाब से आपका जलवायु का क्लासिफिकेशन आएगा कि जो शुष्क वाला मरुस्थल है वहां पर आपकी जलवायु है वो भी शुष्क जलवायु होगी, ठीक है। अर्ध शुष्क के अंदर आपका अर्ध शुष्क जलवायु है। उसके बाद में जो आपका पठारी एरिया आता है, लास्ट वाला जो एरिया आता है वो आर्द्र होता जाएगा धीरे धीरे, मतलब शुष्क से आर्द्र की ओर जाता जाएगा। शुष्क है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उप आर्द्र है और अति आर्द्र है, मतलब शुष्क से आर्द्र की ओर बढ़ता जाएगा एरिया। इसी हिसाब से, किस हिसाब से, जिस हिसाब से जो भौतिक विभाजन के अंदर रेतीली से लेकर के वर्षा की मात्रा बढ़ती गई थी और दक्षिणी पूर्वी जो आपका पठार वाला एरिया था वो एरिया काली मिट्टी के साथ में अति आर्द्र हो जाता है, ठीक है। सारा इंटरकनेक्ट करेंगे चीजें, ध्यान से लिखते जाना इनको। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कृषि विभागों ने मृदा का वर्गीकरण इन्होंने 11 भागों में किया है। इन्होंने 11 भागों के अंदर वर्गीकरण किया है इसका। तो आपको देखो स्टार्टिंग में बताया कि जनरल क्लासिफिकेशन वो था 10 जो बेसिक जो पार्ट थे कि कौन कौन सी मिट्टी किस रंग की होती है, रंग और गठन के आधार पर। दूसरा बताया कि वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो 5 भागों के अंदर, उसमें रंग से कोई मतलब नहीं है, उसमें डायरेक्ट जो वैज्ञानिक नाम है वो दिए हुए हैं। उसके बाद में है अब कि राजस्थान का जो वैज्ञानिक जो कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार 11 भागों में वर्गीकृत है। अब इनको 11 भागों के हम नहीं पढ़ेंगे पूरा, क्यों, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्ट बाकी के अंदर नाम आते हैं, उनसे नाम से ही आपको पता लग जाएगा। किन में नाम नहीं आते जिनसे नहीं पता लगेगा, वो ये 4 हैं। अच्छा, ये लाल लोम मृदा थी, लाल लोमी मृदा थी, ये मैंने आपको जनरल क्लासिफिकेशन बताया, उसमें भी बताया था अभी कि लाल लोम मृदा से पूछेगा ये किस किस के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 के अंदर मेनली ये 2 नाम याद रखने हैं। अच्छा, जिप्सीफेरम पूछेगा कि जिप्सीफेरम कहाँ पर पाई जाती है, तो बीकानेर के अंदर। और ये पूछेगा कि रेवरीना और साइरोजेक्स, ये जो 2 मृदा हैं वो गंगानगर के अंदर, ये गंगानगर वाला एरिया है जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पर कौन सी पाई जाएगी, एक तो साइरोजेक्स, और दूसरी कौन सी, रेवरीना। ये जो 2 है ये यहां पर पाई जाएगी। जिप्सीफेरम कहां पर पाई जाएगी, बीकानेर के अंदर, यहां पर जिप्सीफेरम, यहां पर जिप्सीफेरम पाई जाएगी। लाल लोमी कहां पर पाई जाएगी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, माही का मैदान है, वहां पर लाल लोमी पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन थे इनको मैप के थ्रू एक बार वापस से हम मगिंग अप करेंगे। सारा इतना ही एरिया है जो मृदा के अंदर हमें पढ़ना होता है। जनरल क्लासिफिकेशन के 10 टाइप कौन से हैं, रंग गठन के आधार पर, उसके बाद में वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ना होता है, और लास्ट के अंदर की जो कृषि विभाग ने राजस्थान के अंदर जो 11 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है उसके बारे में। 11 पार्ट को याद नहीं रखना, जो पूछते हैं जिनसे मतलब नाम से उनको आइडिया नहीं लगता है कि वो कहाँ की हैं, तो वो याद रखना है, ठीक है। मृदा अपर्दन, मृदा के अंदर ही पढ़ा जाता है, मृदा का अपर्दन या मृदा का कटाव होना। तो कटाव किस वजह से हो सकता है, या तो जल की वजह से कि मतलब जल है वो बहा के ले जा रहा है, या फिर वायु अपर्दन हो सकता है कि वायु जो है वो मृदा को उठाकर ले जा रही है। इस वायु अपर्दन से मैंने एक टर्म और बताई थी आपको कि रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च, और उसमें बताया था मैंने आपको नाचना गांव जैसलमेर, जहाँ पर ये प्रसिद्ध है ये जो रेगिस्तान के मार्च के लिए। किस वजह से होता है, वायु अपर्दन की वजह से होता है। वो लगभग 90% के 19% के अराउंड है ये एरिया जो वायु अपर्दन से प्रभावित है, लास्ट में लिखा भी दूंगा। तो राजस्थान में जो है वायु अपर्दन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र है वो वायु अपर्दन से प्रभावित होता है, क्योंकि जल तो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या पूर्वी मैदानी में भी इतना नहीं है, जो अति आर्द्र एरिया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वाला, वहाँ पर है जल वाला जल की मात्रा। तो बीहड़ है, डांग है, वो भी वहाँ पर ही मिलेंगे। और बीहड़ डांग में मैंने बताया था आपको कि जल अपर्दन में अवनालिका अपर्दन से बनते हैं, ये भी बताया था, उसको भी कनेक्ट करूंगा देखना। तो जल अपर्दन के प्रकार पहला पढ़ेंगे, जल अपर्दन के प्रकार, ठीक है। तो जल अपर्दन में पहला आता है कि लंबवत या अवनालिका अपर्दन।
इस अवनालिका अपर्दन में मैंने वापस ये टर्म रिलेट कर दी जो भौतिक विभाजन के अंदर आई थी। बीहड़ वाला एरिया मतलब मिट्टी के अंदर जो कटाव से जो दर्रे बने हैं, मतलब मिट्टी के दर्रे मान लो आप। डांग कौन सा है, जो उबड़ खाबड़ भूमि है वो बनती है कि कहाँ पर होगी, अपर्दन के कारण। किसके कारण, अवनालिका अपर्दन के कारण। होता क्या है अवनालिका अपर्दन, कि जल का भाव जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काट करके दूसरे स्थान पर ले जाएगी, मिट्टी काट करके दूसरे स्थान पर ले जा रही है, तो अवनालिका बन गई। मतलब एक नाली का एक शेप, एक दर्रा बन गया, उसको ही बोलते हैं सिंपल नाम से ही कि लंबवत अवनालिका अपर्दन। ठीक है, ये जो जल अपर्दन है उसका प्रकार है। जल अपर्दन का दूसरा प्रकार है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन क्या होता है, मतलब ऊपर वाली चादर है ना, ऊपर वाली लेयर है ना, उसको खिसका दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब ऊपर वाली परत ही उपजाऊ होती है, उसको हटा दिया तो फिर उपजाऊपन ही खत्म हो गया। तो जब वर्षा के समय निर्जन पहाड़ियों में मिट्टी मृदा के साथ बहकर जिसमें भूमि की ऊपरी परत है जो उर्वरा परत है उसको हटा दिया जाता है, मतलब जो ऊपर की लेयर है जो उपजाऊपन है उसको हटा दिया तो फिर बचा ही गया, उसके अंदर अनुपजाऊ हो गई, फिर वो अनुपजाऊ हो गई। तो चादरी अपर्दन से क्या होता है कि जो उपजाऊ वाला ऊपर वाला एरिया होता है उसको हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं चादरी अपर्दन। ठीक है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जो अति आर्द्र वाला एरिया है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर होगा। ठीक है, बाकी वायु अपर्दन कहाँ पर होगा, वायु अपर्दन जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर होगा वायु अपर्दन ज़्यादा। ठीक है, तो राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि जो वायु अपर्दन वाला एरिया लगभग 19% के अराउंड, लगभग 19.41, आप एग्जैक्ट याद रखो ना, तो 19.41 एरिया है वो सर्वाधिक एरिया प्रभावित है वो वायु अपर्दन की वजह से ही। क्योंकि ज़्यादातर एरिया, मतलब मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान का एरिया परसेंटेज आपको बताया था कि 61.11% है, वो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एरिया मैंने बताया था। तो 60% एरिया के अंदर मरुस्थल है, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ कि 60% एरिया के अंदर कि शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर 60% एरिया कवर हो जाता है। तो वहाँ पर अपर्दन कौन सा होता है, वायु अपर्दन होता है, और वो 19% के अराउंड है, तो सबसे ज़्यादा ही वहाँ पर ही होता है। क्योंकि बीहड़ और डांग तो आपको केवल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलेंगे, डांग या बीहड़ आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर दर्रे मिलेंगे, या आपको पश्चिमी प्रदेश में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना बात को। सेम की समस्या, सेम की समस्या क्या है, देखो अगर पानी कम है तो दिक्कत है और पानी ज़्यादा है तो दिक्कत है, दोनों टाइम पे दिक्कत है। क्योंकि मान लो कि कम है पानी तब तो शुष्क वाला एरिया है, और अगर पानी ज़्यादा है तो फिर वो दलदला एरिया बन जाता है। अब वहाँ पर भी कृषि नहीं हो सकती और शुष्क वाले में भी कृषि नहीं हो सकती। अब जो शुष्क है उसको तो हमने रेतीला भाग बोल दिया कि मरुस्थलीय प्रदेश है। अच्छा, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेम। मतलब पानी जो लिमिट, उसकी एब्जॉर्वेशन लिमिट है, मैंने आपको बताया था कि अभी जो रेतीला मरुस्थल है उसमें कण जो होते हैं, रेत के कण की बात कर रहा हूँ, जो रेत के कण होते हैं वो मोटे होते हैं। मोटे होने की वजह से उसमें जो वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी होती है, कि मतलब पानी को सोखने की क्षमता होती है, वो कम होती है। अब वहाँ पर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो दलदला हो जाएगा भाग, क्योंकि वो सोख ही नहीं पा रही है मिट्टी। ठीक है, तो वहाँ पर जो समस्या होती है वो उसको बोलते हैं शेम की समस्या। ठीक है ना। तो ऐसा हो गया कहाँ पे भाई, राजस्थान में इतना पानी आ कहाँ पे गया, तो सतलज से, जो हरिके बैराज से पानी लाया गया है, सतलज से आईजीएनपी में इंदिरा गांधी नहर, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंदिरा गांधी वाला एरिया जो है ना आईजीएनपी वाला, वहाँ से नहर लाई गई है। तो नहर लाई गई है तो पानी एक्सिस में आ जाता है वहाँ पर गंगानगर में। अब एक्सिस में आ गया पानी तो दलदली एरिया बन जाता है। तो देखना कि जलाधिक्य की समस्या होती है, सर्वाधिक ये जो है आईजीएनपी वाला एरिया है जो गंगानगर से, क्योंकि गंगानगर में इंटर करती है वो। उसके बाद में जो बाड़मेर तक पहुंचते पहुंचते तो पानी की कमी हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जहाँ से गंगानगर में इंटर कर रही है वहाँ पर तो पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जलाधिक्य की समस्या होगी और वहाँ पर शेम की समस्या होगी। अब इसका इलाज क्या है, सफ़ेदा का पेड़ होता है ना, सफ़ेदा के पेड़ सबसे ज़्यादा आपको वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि ये उसका ट्रीटमेंट है। ये शेम की जो समस्या है उसका ट्रीटमेंट है कि ये सफ़ेदा के पेड़ होते हैं, सफ़ेदा के पेड़ ये उगाए जाते हैं। ठीक है, इसको ये आपका इंग्लिश नाम भी याद रख लेना आप, जो वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस इंडिका, जो ऑस्ट्रेलियन पादप है। यूकेलिप्टस इंडिका जो ऑस्ट्रेलियन पादप है, वो इस सफ़ेदा का वैज्ञानिक नाम है। कहाँ पर, गंगानगर में। क्यों, शेम की समस्या का निवारण करने के लिए। शेम की समस्या क्या होती है, जल आधिक्य की समस्या होती है। ठीक है, मतलब जल है वो एक्सिस में आ गया, ज़्यादा आ गया, उसको बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन करते हैं मृदा से रिलेटेड प्रश्नावली। एक बार आपको क्लियर कर देता हूं मैं। देखो
ये राजस्थान का मैप एक बार बनाते हैं। यहां पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, रेतीली रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। वागड़ वाला एरिया, यहां नीचे लाल लोमी मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर काली मृदा पाई जाती है। यहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंदर घुसाऊं मैं अगर, तो देखना कि ये जो एरिया है इधर वाला, यहां पर जो मैंने रेतीली बोला वो पाई जाती है एरिडी, मतलब एरिड रीजन है तो एरिडी सोल पाई जाएगी। अच्छा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी वाला काली या रेगुर है उसको बोलेंगे वर्टी सोल। ठीक है, उसको बोलेंगे वर्टी सोल। आई चीज समझ में? एरिडीसोल, वर्टिसोल। ठीक है, इसके बाद में आती है ये इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल जहां पर जो ये आपकी मृदा है, लाल वाली मृदा है और काली वाली मृदा है, मिक्सर होती है, वहां पे बताया मैंने इनसेप्टिसोल, यहाँ वाला एरिया वो इनसेप्टिसोल है। अच्छा, उसके बाद में आएगी एल्फिसोल। एल्फिसोल है जलोढ़ वाली, तो कहां पर पाई जाएगी इन एल्फिसोल? जो ये आपका मैदानी प्रदेश था, भरतपुर के आसपास वाला जो मैदानी प्रदेश था, वहां पर एल्फिसोल पाई जाएगी। ठीक है, और आपने लास्ट वाली जो बस्ती है एंटीसोल के बारे में मैंने बताया, तो एंटीसोल कौन सा वाला एरिया है? इरिडिसोल और इनसेप्टिसोल। एरिडिसोल और इनसेप्टिसोल के बीच वाला जो एरिया है वो है एंटीसोल का। स्टार्टिंग में बताया था ना एंटीसोल, फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक वर्गीकरण की। तो देखना, एरिडिसोल, एंटीसोल, इनसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल। ध्यान में रहेगा। वापस से एक बार रिपीट करता हूं, देखना सारा ये आपका मिट्टी वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। एरिडिसोल, एरिड रीजन है, शुष्क रीजन है। एल्फिसोल, इनसेप्टिसोल, मैदानी प्रदेश का एल्फिसोल, और लास्ट वाला वर्टिसोल। काली मृदा है, मरुस्थलीय है, लाल लोमी है, और यहां पर जो मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मृदा है वो है मैदानी भाग के अंदर। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया, चाहे वैज्ञानिक पूछे चाहे जनरल पूछे। ठीक है, प्रश्नावली का देखना, प्रश्न क्रमांक 1, एरिडिसोल राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है? क्या बोला? एरिडिसोल। एरिडिसोल कौन सी वाली? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाली। ध्यान में आ गई? एरिडिसोल कौन सी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाली। अच्छा, यहां पे क्या दिया है? आर्द्र। नहीं जी, आर्द्र नहीं होगा। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क वाले के अंदर नहीं होगा। शुष्क और उप आर्द्र, उप आर्द्र नहीं होगा। शुष्क या अर्ध शुष्क में आप कंफ्यूज होगे, तो एरिडिसोल का जहां पर नाम आ गया उसमें आपको शुष्क ही लगाना है, क्योंकि अर्ध शुष्क के अंदर कुछ एरिया मैदानी एरिया भी आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? शुष्क वाला एरिया है वो होगा। कौन सा एरिया शुष्क वाला? ये वाला एरिया, यहां पर एरिडिसोल, एरिडिसोल। ठीक है, नेक्स्ट देखना कि किस मिट्टी का कण मोटा व निम्न धारण क्षमता जो होती है, उसकी धारण क्षमता, नमी की धारण क्षमता कम होती है। अच्छा, यहां पर अगर अधिक हो जाता तो आप कौन सा करते? अधिक होता है वो होता है आपका आर्द्र, जो अति आर्द्र वाला एरिया है, मतलब काली रेगुर मृदा है, जहां पर काली या रेगुर मृदा है वो एरिया। अच्छा, काली रेगुर कहां पर है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर है, तो वो एरिया कौन सा? अति आर्द्र वाला एरिया। ठीक है, यहां पर कौन सी होगी कि जिसमें कण मोटा है और धारण क्षमता कम है, तो वो रेतीला होगा। ठीक है, तो रेतीला भाग है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो जो रेतीला है उसके अंदर जो है धारण क्षमता कम होती है, इसी की बात कर रहा हूं, ये एरिडिसोल की बात कर रहा हूं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मृदा का पोषक तत्व नहीं है? ये पहले तो है प्राथमिक पोषक तत्व है, और बाकी जो है ना ये द्वितीयक पोषक तत्व है। मैंने आपको इसमें चर्चा भी की थी, फॉस्फोरस की चर्चा की, जैविक कार्बन वगैरह है जो आपका ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश वाला एरिया है उसके अंदर आता है। बोरोन है, ये द्वितीयक पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो पोषक तत्व आपको पूछा है कि प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब प्रारंभ की गई? अब इसके अंदर आपको सन है वो बतानी है, एग्जैक्ट है पहले की, लेकिन ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको रिपीटेडली पूछता है कि
कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि आपको 2015 याद रखना, 19 फरवरी तो है ही लेकिन 2015। ठीक है, केंद्र और राज्य की भागीदारी याद रखनी है आपको 3:1 में। ठीक है, और कहाँ से प्रारंभ की गई, ये भी सूरतगढ़ गंगानगर से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो थी आपकी 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर से, और केंद्र और राज्य का हिस्सा 3:1 के अंदर। तीनों बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, राजस्थान के सिरोही व पाली जिलों में किस प्रकार की प्रधान मिट्टी मिलती है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर करना है तो यहां सिरोही के अंदर, यहां पर आप कंफ्यूज होवोगे कि एंटी सोल करूं, एंटी सोल्स करें या फिर इन सेप्टी सोल्स करें, इन सेप्टी सोल्स करें। ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे। इरिडिसोल कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश वाला एरिया उसको हटा देंगे। वर्टिसोल वाला हटा देंगे। एल्फिसोल वाला जलोढ़ वाले एरिया उसको हटा देंगे। एंटीसोल और इनसेप्टिसोल को लेकर होएगी, तो इसके अंदर जो आंसर है वो होगा इनसेप्टिसोल। किसके अंदर, सिरोही पाली के अंदर। अब ये ध्यान में कैसे रहेगा, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है उनके जिले याद रखने। वैज्ञानिक वर्गीकरण इनसेप्टिसोल होगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है उनके जिले ही आपको याद रखने। ये है, दिख रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंटीसोल है उसके अंदर कौन सी, जो एंटीसोल मृदा है वो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, एरिडिसोल कौन से के अंदर पाई जाती है, एल्फिसोल कौन से, इनसेप्टिसोल कौन से, और वर्टिसोल किस जिलों के अंदर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पे जो है लिखने में जो है, यहां पर आप लिखना, इसको हटा दोगे, इसमें लिखोगे आप एरिडिसोल, यहां पे लिखोगे एरिडिसोल्स। ठीक है, और यहां पर लिखोगे आप एंटीसोल्स। ठीक है, तो एरिडिसोल तो जो पश्चिमी भाग है वहां पर, एंटीसोल्स कहां पर, ये जिले कौन से, अर्ध शुष्क वाले एरिया। एल्फिसोल कौन से, जलोढ़ वाले। ठीक है, इनसेप्टिसोल कौन सा, जहां पर लाल और काली का मिक्सर था वो वाले जिले। और वर्टिसोल कौन सा, हाड़ौती वाले एरिया। इनके अंदर जो जिला लिखे हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट आपको ये पूछ लिया कि सिरोही, और ये आपको पूछा था अभी, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़। अच्छा, ये अब आप चित्तौड़ है जैसे, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा चित्तौड़। ठीक है, ऐसे ही उदयपुर का भी देखना, उदयपुर यहाँ भी मिलेगा और ये वाली मिलेगा। तो ऑप्शन के अंदर उदयपुर आए तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, फिर आपको ऑप्शन वो वाले ही ऑप्शन दिए जाएंगे तो केवल एक के अंदर ही है। ठीक है, तो ये जो क्या मिक्सर होता है, मिट्टी ऐसे तो है नहीं कि यहाँ तक जो है फिक्स एरिडिसोल है और इसके बाद में एंटीसोल चालू हो गई, कि आगे उसका बॉर्डर तो बना हुआ है नहीं, आगे भी हो सकती है। तो मिक्सर है, जैसे उदयपुर है तो उदयपुर के अंदर आपको जो आपकी ये एल्फिसोल है और इनसेप्टिसोल है दोनों मिलती है। ठीक है, बट आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब जैसे शिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावाटी वाला एरिया पूछेगा तो एंटीसोल्स आपको डायरेक्ट उसके अंदर आप लगा सकते हो। लेकिन उदयपुर वाला एरिया है, चित्तौड़ है, इसके बारे में जो कॉन्ट्राडिक्ट हैं, जो दो दो के अंदर हैं, वो जिले नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको ये पीछे मैंने पूछा, सिरोही, पाली, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो आप जिले हैं उनको नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट का जो क्वेश्चन है, ये जो सार प्रश्न मान के चलो आप, कि जो सारी मृदा पढ़ी है हमने इनका सार है लाल रेतीली, लाल भूरी रेतीली, लवणीय और भूरी रेतीली। ठीक है, जो इनिशियल वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पहले वाला जो 10 जिसके अंदर अपने पार्ट पढ़े थे उनमें है ये। अब देखना, लवणीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी इन चारों के अंदर देखना, लवणीय मिट्टी नागौर, 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 इसको हटा देंगे हम। ठीक है, अच्छा, नागौर के बाद में देखना कि हम लवणीय मिट्टी को मैच करना चाह रहे हैं कि तीसरे में कौन सा मैच करें, तो इसको लगाने की ट्रिक बताऊं। देखो,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जोधपुर है और ये शेखावाटी वाला एरिया भी है, तो शेखावाटी वाले एरिया के अंदर आपकी लवणीय मृदा नहीं है, तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखना कि लवणीय मृदा है वो इनके अंदर दे रखी है नागौर और पाली, या फिर नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो बाड़मेर बालोतरा जो है उसमें बताया मैंने आपको लवणीय मृदा, तो बाड़मेर तो आएगा ही आएगा, तो बाड़मेर आएगा, तो 3 के अंदर हम कर देते हैं 2, ठीक है। इसके बाद में लाल रेतीली, तो लाल रेतीली कहां पर होगी? लाल रेतीली जो एरिया आपके जैसलमेर तो यहां पर कवर हो गया, इसके बाद में कौन सा वाला एरिया आता है जो रेतीला है? शेखावाटी का एरिया, जोधपुर का एरिया आएगा, तो लाल रेतीली को मैं कनेक्ट करूंगा चौथे से, ठीक है। पीली भूरी, पीली है और भूरी है, वो कहां कौन सी आएगी? ये 2 ऑप्शन तो हटा दो, इनके अलावा पहला या तीसरा होगा, या तो होगी लाल भूरी या भूरी रेतीली। तो पहले जो ऑप्शन है ये पीली भूरी वाला, इसको मैं लगाऊंगा पाली के अंदर। जो भूरी मृदा है, पीली मृदा है, पीली मृदा के लिए मैंने बताया था कि आपको जो अरावली वाला जो नीचे वाला एरिया है वो कवर होगा इसके अंदर, तो इस दूसरे वाले को मैच करूंगा मैं 3 से, ठीक है। लास्ट वाला जो बच गया कौन सा वाला? भूरी रेतीली मृदा, तो भूरी रेतीली मृदा कौन सी कर दूंगा? ये एरिया कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कैसे हो गया ये कि पहले के अंदर ए के अंदर कनेक्ट हो गया कौन सा? 4 वाला, बी के अंदर कौन सा हो गया? बी के अंदर हो गया 3rd वाला, सी के अंदर कौन सा हो गया? लवणीय के अंदर मैंने बता दिया 2रा वाला। अच्छा, डी के अंदर कौन सा कवर हो गया? डी के अंदर हो गया पहले वाला। तो ये ऑप्शन हो गए इसके, ठीक है। कैसे किया? अब लवणीय के अंदर पहले मैंने लवणीय को फोकस किया, लवणीय कौन सी है? जो बालोतरा वाली है, तो बालोतरा मतलब बाड़मेर आना चाहिए, तो इससे ही कनेक्ट हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन मैच कर जाएगा, या तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें उससे ही मैच कर जाएगा, या फिर अल्टरनेटिव एक एक करके आपको हटाते जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ट्रिक है करने की, जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, 4, 3, सी में 2 और डी में 1, तो यहाँ पे से मैच कर दोगे, मतलब 4 ये इस वाले से मैच हो जाएगा, ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था। अच्छा, आज की जो कक्षा है उससे प्रश्न पूछता हूं मैं आपको कि सेम क्या है? मिट्टी का कटाव या अप्रदन है, बीहड़, डांग, कुछ भी हो सकता है। मरुस्थल के प्रसार के लिए अनुपजाऊ भूमि या उर्वरा क्षमता या भूमि आदि के दलदली होना। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, पिन करना है सबको, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने कवर किया राजस्थान में मिट्टियाँ। राजस्थान में मिट्टियों के मैंने जनरल क्लासिफिकेशन बताया आपको, 10 क्लासिफिकेशन, आपको रेतीली बलुई मृदा से लेकर के पर्वतीय मृदा तक आपको 10 क्लासिफिकेशन बताए। उसके बाद में आपको 5 टाइप, जिसके अंदर आपको इरिडिसोल, एंटीसोल, इनसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल के बारे में बताया। इसके बाद में साइरोजेक्स और जिप्सीफेरम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कृषि विभाग का राजस्थान का वर्गीकरण है उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनमें 11 को ना बता करके मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट चाहिए उनमें लिखवाए थे, ठीक है। रेवरीना और साइरोजेक्स के बारे में कि गंगानगर के अंदर पाई जाती है वो बताया। तो मेनली यही पढ़ना होता है मोस्टली कि आपको मृदा का रंग और गठन कहाँ पर है और वो वैज्ञानिक वर्गीकरण से कैसे मैच कर रही है, ठीक है। और बाकी कुछ टर्म्स थी कि ये जो प्रश्न है इससे ही टर्म थी, और बाकी बीहड़ वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है, अप्रदन, जो मृदा अप्रदन में जल अप्रदन, वायु अप्रदन कितना प्रतिशत है, उनमें समस्याएं क्या हैं, कम होने से क्या है, ज़्यादा होने से क्या है, वो सारी टर्म थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ओके डियर, थैंक यू।